नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे किसकी, संगमकालीन संस्कृति की, जिससे बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है और समझ में भी नहीं आती कि भाई दक्षिण भारत में उस समय क्या चल रहा था। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, जब हम वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ रहे थे, जब हम पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में जान रहे थे, तो उसी पृष्ठभूमि को लेकर सबसे सरल से सरल पृष्ठभूमि यहाँ पर मैंने आपको बनाकर पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको संगमकालीन संस्कृति समझ में आए। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को जानेंगे कि क्या थी। संगम काल शब्द पर सबसे बाद में जाएंगे। सबसे पहले जानने की पाषाण काल था। सबसे पहले मानव ने करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का विकास हुआ। 4.5 करोड़ वर्ष पहले, फिर 3.5 करोड़ वर्ष पहले इंसान आए, और इंसान ने लाखों वर्ष बाद होमोसेपियंस मतलब एक आदि मानव का रूप धारण किया, और आदि मानव के रूप में उन्होंने अपना जीवन चालू किया। और उन्होंने उस समय बड़े बड़े जानवर थे, अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि उनको भी पेट था, उनको भी भूख लगती होगी, तो शिकार किया होगा। शिकार करने के लिए ऐसा तो नहीं कि बंदूक होगी, उनके पास पत्थर थे, तो उठा पत्थर मार दिया, निपटा दिया और खा पी लिया। ये उनके शिकार का तरीका था। दिन भर जानवरों के पीछे भागते थे, सुबह उठते थे, अपना शिकार किया। ये पाषाण काल में। और चूंकि इसके अवशेष हमें उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी मिले। उत्तर भारत में हमें कहाँ मिले हैं भाई? बेलन की घाटी हो, चाहे सोहन की घाटी हो, चाहे नर्मदा घाटी का हो। वहीं दक्षिण भारत में अगर बात करें तो नेल्लौर की घाटी आंध्र प्रदेश, वहीं कृष्णा नदी घाटी कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र। यहाँ चाहे कर्नूल की बात कर लें, चाहे हम अतिरमपक्कम की बात कर लें, यहाँ से हाथी को डाली, अतिरमपक्कम से कर्नूल से हमें वो आरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और पाषाणकालीन संस्कृति को वृद्धि की खोज करने में रॉबर्ट ब्रुसफुट का बहुत हाथ रहा है। तो यहाँ पाषाणकालीन संस्कृति थी दक्षिण भारत में, वैसे उत्तर भारत में थी। परंतु उत्तर भारत में जैसे ही उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के विकास के समय उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता नजर आएगी, परंतु यहाँ कोई ऐसी सभ्यता नजर आएगी। परंतु याद रखें, हड़प्पा सभ्यता का एक क्षेत्र दाइमाबाद दक्षिण भारत के इन्हीं क्षेत्रों तक था। महाराष्ट्र में दाइमाबाद के हमें नगरीकरण के साक्ष्य नजर आते हैं। दाइमाबाद की विकास की अवस्था नजर आती है, जो हड़प्पा सभ्यता से निर्मित थी। तो कहीं ना कहीं आज इसी बात का हम अनुसंधान कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की संगमकालीन संस्कृति का लिंक तो नहीं है, और शोध जारी है। क्योंकि यहाँ जो दक्षिण भारत में खुदाई चल रही है और हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो अभी भी पुरातात्विक अवशेषों को लेकर अनुसंधान चल रहा है, उसको आज हम मैच करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या पता दक्षिण भारत की संस्कृति उतनी ही पुरानी हो जितनी की हड़प्पा सभ्यता कालीन संस्कृति। क्योंकि हम इसे किस एज में रखते हैं? 300 बीसी से 300 एडी के बीच में। जब हड़प्पा सभ्यता का विकास आपको 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में नजर आएगा। परंतु इस पर शोध जारी है। जिस दिन ये शोध हो जाएगा तो और इतिहास में हमें पढ़ने को, समझने को अच्छा लगेगा, और हमें इतिहास को और गहराई से जानने में हमें मदद मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जब यहाँ विकास हो रहा था, तो जहाँ ऐसी कोई सभ्यता में दक्षिण भारत में नजर नहीं आती है। परंतु जैसे ही वैदिक कालीन सभ्यता आती है, और वैदिक कालीन सभ्यता का विकास कहाँ होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। वहीं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नजर आते हैं। उसी पर एक नगरीकृत जो सभ्यता थी हड़प्पा, उसका पतन होने के पश्चात वहीं पर एक ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। और इसके वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जिन्होंने समूहों में आकर, टोलियों में आकर, कबीले के रूप में भारत में आर्य सभ्यता का विकास किया। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है श्रेष्ठ, जो ना किसी प्रजाति न जाति को इंगित करता है। वो एक अलग कहानी है। ठीक है, अभी हम संगमकालीन संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे। जब पाषाणकालीन संस्कृति थी, तब भी दक्षिण भारत में पाषाण काल आपको देखने को मिलेगा। नेल्लौर की घाटी हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे वो कृष्णा नदी घाटी का कर्नाटक का क्षेत्र हो, तो वही महापाषाणकालीन संस्कृति का डेवलपमेंट हो रहा था। पाषाण काल के बाद यहाँ पर महापाषाणकालीन संस्कृति नजर आएगी। जैसे यहाँ पर पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के वैदिक काल संस्कृति नजर आ रही है उत्तर भारत में, वैसे दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद महापाषाणकालीन संस्कृति नजर आएगी। इसमें क्या होता था कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था कब्रों को ढकने के लिए। तो उसी को हमने मेगालिथिक एज, मेगा मतलब बड़ा पत्थर, मेगा मतलब बड़ा पत्थर, जिसका इस्तेमाल किया गया यहाँ पर समाधि या कब्रों को ढकने के लिए, ताकि उनकी चोरी न हो, या उनकी कब्रों से कोई, या उनको लगता था, उनका कोई कोई विचार रहा होगा कि हमें भव्य तरीके से अपनी कब्रों का क्या करना है, अपने लोगों का दाह संस्कार करना है, या उनको समाधि में ले जाने के लिए समाधि स्थल को हमें भव्य तरीके से सजाना है, ऐसा कुछ रहा होगा। और वहां से हमें अवशेष मिले हैं। लाल काले रंग के मृतभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और साथ में उनके कुछ औजार नजर आते हैं, जो लोहे के बने हुए उपकरण भी नजर आते हैं, जो दफनाए जाने वाले व्यक्ति के साथ बांध मिले हैं। आज भी हम क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को दफनाते हैं, किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करते हैं, तो कुछ वस्तु जो उसकी उपयोगी जीवन में रही है और जो प्रिय रही है, उसको वहां छोड़ के आज भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है। और अभी पितृपक्ष चल ही रहा है ना? तो ये सब चीजें हैं। और पितृपक्ष से याद आया, चलो बच्चों एक बात बताता हूँ आपको। पितृपक्ष से याद आया कि एक हमारे यहाँ प्रथा है हमारे देश में, और ऋषि मुनियों ने हमारे
संस्कृति के निर्माताओं ने जो आज हम देखो संगमकालीन संस्कृति पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी उसकी मैं बात करूंगा संगमकालीन संस्कृति में, ठीक है। तो आज भी हम उसे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्या है वो कि आज आप देखते हैं कि हम जब भी अपने पितरों की पूजा करते हैं तो बकायदा खीर पूड़ी बनाते हैं पितरों के सम्मान में और लोगों को निमंत्रण देते हैं, घर पे खाना खिलाते हैं। तो ऐसा क्यों, खीर पूड़ी क्यों बनाते हैं? और खीर पूड़ी बनाने के पश्चात ऐसा नहीं कि हम ही खा जाते हैं, सबसे पहले हम उसे बाहर ले जाकर जो कौवा है, कौवा आपने देखा होगा, कौवा मेरा प्रिय पक्षी है कौवा, ठीक है। कौवा को ले जाके सबसे पहले हम बोलते हैं कि भैया आप आओ और आप पाओ, और वो आते हैं और पा के चले जाते हैं, और हम यही कहते हैं कि हमारे पितरों को यह भोग प्राप्त हुआ है, यह भाग प्राप्त हुआ है। ऐसा कि कौवा को ही हम क्यों भोग देते हैं और अन्य पक्षी को क्यों नहीं देते, और खीर पूड़ी ही क्यों बनाते हैं? समझ नहीं। हम हमारी संस्कृति के निर्माता कोई ऐसा नहीं थे कि उनके पास दिमाग नहीं था कि कौवा, भाई साहब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। कौवा ही, आप जाइए पूरे बाजार में चलिए, मार्केट में चलिए, आपको पीपल के वृक्ष का आपको बीज नहीं मिलेगा, और आपको हर जगह पीपल नजर आएंगे, एक पेड़ के ऊपर, तो किसी बड़ी सी बिल्डिंग पर, किसी टंकी के पीछे। ऐसा क्यों? कि कौवा ही ऐसा एक पक्षी है जो पीपल के पत्तों को खाकर अपने पेट में रखता है, और कुछ दिनों पश्चात वही पत्ते धीरे धीरे उसके पेट में बीज बन जाते हैं, और वही बीज वो जगह जगह क्या कर देता है, रोपित कर देता है, जिससे कि पीपल के वृक्ष उगते हैं। तो हम इस समय उसका फर्टिलाइजेशन पीरियड चल रहा होता है, इस समय वो बच्चे दे रहा होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी संस्कृति के निर्माताओं ने यही दिमाग लगाया होगा कि हमारे पूर्वज मतलब आज आप देखते हैं, पूर्वज का मतलब यही तो है, हमारी सभ्यता जिसे हमें बचाना है, संस्कृति। कि आज अगर पीपल के वृक्ष सुरक्षित रहे, जो 24 घंटे में क्या देता है, आप देखेंगे रात में सभी जीव जंतु पीपल के वृक्ष पर सोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो रात में भी ऑक्सीजन देता है। आप सबको पता है कि रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, परंतु पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन देता है, भाई साहब। तो अगर पीपल के वृक्ष को बचाना है तो कौवे को बचाना होगा, कौवे को बचाना है तो हमें पितृपक्ष में उसका भोग लगाना होगा, भोग लगाने के लिए हमें अपने पितरों को मानना होगा। और आज भी हम अपने पितरों को पीपल के वृक्ष पर निवास के रूप में मानते हैं, बोलिए। और आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा हड़प्पा सभ्यता से हो रही है, भाई साहब, हड़प्पा सभ्यता से। क्या बात करते हैं, बताइए, ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? मेरी क्लास में मिलेगा। और याद रखें, संगम काल में भी कौवे को सबसे शुभ पक्षी माना जाता था। क्यों माना जाता था? एक तो शुभ पक्षी इसलिए माना जाता था, कौवा अतिथि आगमन की सूचना देता था। आज भी हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कौवा आ जाता है तो हम कहते हैं कोई ना कोई आने वाला है। यस, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, कौवे का इस्तेमाल बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं में ही किया जाता था, क्योंकि वो दिशा के रूप में भी इस्तेमाल होता था। तो बोलिए आज, और आज धीरे धीरे कौवे नजर आ रहे हैं। आज लोग कौवे की जगह कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, बोलिए, कुत्ते को आप खीर पूड़ी खिला रहे हैं। अब बताइए ऐसे कैसे सभ्यता का विकास होगा? बताइए ऐसे कैसे संरक्षण होगा? लोगों को, अब लोग यू नो आई नो में मर जाएंगे, है ना, जो आज लोग कर रहे हैं ना, यू नो आई नो, मतलब अपनी संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को यह मानना कि ये तो कुछ भी नहीं था। आज जो हमें थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लिया, थोड़ा बहुत उन्होंने ड्रेसिंग चेंज कर लिया और लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, लाइफ स्टाइल ऐसा चेंज किया है कि रात भर हो जाती है, सुबह सोते हैं। ऐसे लोग हैं, ना तो उनका सोने का ढंग, ना जगने का पता, ना काम करने का पता, ना खाने का। इसलिए तो आज आप देख रहे हो कोरोना जैसी महामारियां फैल रही हैं। इसलिए आप देख रहे हो, आप एक बार अपने आप से प्रश्न पूछिएगा बच्चों, एक अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि जब हम आदि मानव के जीवन में थे, वैदिक काल में थे, तो हमारे पास संसाधन नहीं थे, परंतु भाई साहब भाईचारे की कमी नहीं थी, भाईचारे की कमी नहीं थी भाई साहब तब। कैसी? कि जैसे गांव में शादी होती थी, ऐसा लगता था कढ़ाई में ले आऊंगा, कुकर में ले आऊंगा, आप चिंता मत करो, सब मिलके हम, ऐसा लगता था पूरे गांव की शादी है। और आज लोगों ने सहयोग करना बंद कर दिया, इसलिए एक सिस्टम चल गया, खड़े होकर भोजन करना, क्या अपना लीजिए और खाइए। और आप देख रहे हैं खड़े होकर भोजन कि उसमें जूठे हाथों से लिया जा रहा है, सब वही लिख रहा है, बुद्धि भोजन टाइप का, बोले। अब ऐसे में बताइए बीमारियां नहीं फैलेंगी? ऐसे में सहयोग पता ही नहीं चलता है शादी कब हो गई। तो आज आप देखिए कि पहले लोगों के पास संसाधन नहीं थे, पर सभ्यता और नैतिकता उनके जीवन में थी, आध्यात्म उनके जीवन में था, सम्मान, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा उनके जीवन में थी। और आप देखो, आज संसाधन है परंतु हमने मोरालिटी को खो दिया, संस्कारों को खो दिया। आज आए दिन कलेश हो रहा है परिवारों में, आए दिन तनाव बढ़ रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन भ्रूण हत्या हो रही है। बताइए, क्या इसको विकास मानेंगे आप? कि संस्कारों को खो देना और आज एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें तनावपूर्ण लोग हैं। आज के रास्ते में चलते किसी व्यक्ति से पता पूछे कहाँ जा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि परमाणु बम पटक देगा हमारे ऊपर, बोलिए। मतलब वो बम बन के घूम रहा है भाई साहब, बात कर लें तो अभी बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर तन जाएगा। तो चलिए वो अलग मैटर है, इस पर आइएगा कि जब यहाँ महापाषाणकालीन संस्कृति डेवलप हुई और कृषि अधिशेष का विकास हुआ और साथ में इनका व्यापार रोम के साथ बढ़ा,
तो यही रहने वाले जो कृषि क्षेत्र के बड़े बड़े मुखिया थे, जिन्हें किलार, बेलेर और बेहतर कहा, छोटे किसान, मध्यम किसान और बेहतर मतलब बड़े किसान, इन्हीं बड़े किसानों ने एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। साथ में वहां एक प्रशासनिक राजनीतिक इकाई की स्थापना की और इसी प्रशासनिक राजनीतिक इकाई के रूप में चोल, चेर, पांड तीनों राज्य और उनके राजवंश के राजा नजर आएंगे। क्लियर हुई बात? ये सबसे बड़े इस क्षेत्र में पाषाण काल, फिर महापाषाण काल और कृषि का विकास, और इस कृषि के विकास से व्यापार में वृद्धि हुई, विदेश व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ और क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ा, और यहीं बड़े बड़े स्तर पर कृषि भूमि के क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुखिया नजर आएंगे, जिन्हें पेरुमकन कहेंगे, बेहतर, जिसमें बड़े किसान होंगे और बड़े मुखिया जो किसान होंगे वही राजनीतिक इकाइयों का निर्माण करेंगे, जिन्हें चोल, चेर, पांड्य के नाम से जाना जाएगा। याद रखें, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी सबसे पहले पुरातात्विक स्तर पर अशोक के अभिलेख और खारबेल के आदि गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अशोक ने बकायदा अपने किसमें सेकंड और द्वितीय और तीसरे 13वें अभिलेख में साफ लिखा है कि मैंने अस्पताल बनवाए हैं पर इस पशुओं के लिए, और मैं सबको इस बात की शिक्षा देता हूँ, संदेश देता हूँ कि सब लोग, अशोक पहला व्यक्ति है जिसने जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या किया है, अपनी जगह जगह अभिलेख लिखवाए कि राजा तुमसे क्या चाहता है ना, राजा बांड क्या चाहता है राजा, पहला व्यक्ति जो अभिलेखों के माध्यम से जनता के बीच में बना हुआ है हमेशा के लिए। बोले, और आज भी हमारे बीच में उसकी धर्मनीति बनी हुई, जैसे कहते हैं अपने बहु ज्ञान दया दाने सच्चे सोते माधवे साध विचार, अर्थात सत्यता और पवित्रता और स्वच्छता के साथ अगर आप जीवन जिएंगे तो पक्का एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिस समाज में रहकर आप मानवता की रक्षा कर सकते हैं। मानवता की रक्षा का संदेश था अपने बहु ज्ञान दया दाने सच्चे सोते माधवे साध विचार, किसका? अशोक का। और अशोक ने अपने इसे अभिलेख में चेल, चोर, पांड का उल्लेख किया, उसने चेरों को केरल पुत कहा है। साथ में खारबेल ने भी हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा है कि तमिलम संगम पराजितम, अर्थात मैंने तमिल संघ को पराजित कर दिया। ये और तमिलम आ जाइए, तमिलम का अर्थ क्या है इसमें? तमिलम मतलब तमिलनाडु और केरल के भाग को। यहाँ देखिए, तमिलनाडु के उत्तर में आपको कौन नजर आएगा? चोल। और तमिलनाडु के दक्षिण में कौन नजर आएंगे? पांड्य। और यहाँ आपको केरल नजर आएगा, केरल में कौन है? चोल। तो तमिलम का मतलब है, अगर पूछ लिया जाए तमिलनाडु केरल के क्षेत्र, उसको भी विभाजित किया गया भौगोलिक स्तर पर, जिससे इतना नहीं बोला गया। किसमें विभाजित किया? पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोलते थे? पहाड़ी क्षेत्र को यहाँ क्या बोला जाता था? कुरुंजी। और यहाँ जंगल या चारागाह के क्षेत्र को मुल्लई, यहाँ मरु शुष्क प्रदेश को मतलब मरुस्थल को पल्लई, और यहाँ कृषि भूमि के क्षेत्र को मरुंदनम, और यहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र को क्या बोला जाए? निहतन। तो याद रखिएगा, भौगोलिक स्तर पर भी यहाँ पर बाकायदा विभाजन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां थोड़े ही समय बाद बदल जाती हैं। कहीं शुष्क प्रदेश नजर आता है तो कहीं कृषि क्षेत्र नजर आता है, तो कहीं समुद्र तटीय क्षेत्र नजर आता है, तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र नजर आता है, कहीं जंगली क्षेत्र नजर आता है। यहाँ विविधता बहुत है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ विविध संस्कृति के लोग भी हैं। तमिल, तेलुगु, आप देखेंगे मलयालम, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग पहनावा, अलग अलग चीजों को अपने जीवन में अपना। इसलिए आप देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य जो हम पढ़ते हैं, तमिलनाडु में कुछ हो रहा है, केरल में कुछ हो रहा है, उनकी विधि अलग अलग है, उनका कार्य संस्कृति अलग, उनकी कथानक अलग अलग है ना। परंतु विविधता में एकता ही भारत की संस्कृति की क्या है? मुख्य विशेषता है कि नहीं? अब सबसे पहले आइए अब राजनीतिक इकाइयों पर बात करते हैं। अब आपको मैंने पूरा बता दिया पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं संगम कहाँ से आया। तो चोल, चेर, पांड्य राजा थे, और उसी समय उत्तर भारत में एक ऋषि हुए, ऋषि अगस्त, और ऋषि अगस्त उत्तर भारत से पूरी संस्कृति को समेट कर लाए दक्षिण भारत। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो उसी समय पांड्य राजाओं की राजनीतिक सत्ता चरम पर थी, और पांड्य राजाओं इन राजाओं ने कहा कि यार हमें भी अपने जीवन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में लेख लिखवाना चाहिए, हमें साहित्य की रचना करवाना चाहिए। इनका भी मन जागा कि यार अब हमारे पास पैसे वैसे की कमी नहीं है, खूब अपना विकास कर लिया राजनीतिक स्तर पर, परंतु लोग हमें लंबे समय तक याद कैसे करेंगे यार, और कैसे हम अपने क्षेत्र की समाज, संस्कृति, हमारी कहानी, रीति रिवाजों के बारे में संजो कर रखेंगे। तो क्या करें यार। और समय अगस्त ऋषि यहाँ पर मौजूद थे, और अगस्त ऋषि और पांड्य राजाओं दोनों की सोच मिलती थी। अगस्त ऋषि भी चाहते थे कि यहाँ पर उत्तर भारत की संस्कृति का डेवलपमेंट हो, और पांड्य राजा चाहते थे कि हमारी संस्कृति के बारे में कुछ लिखा जाए। तो दोनों विचारों का मेल होता है, और आखिरकार यह बात तय होती है कि अपन ऐसा करते हैं कि इस क्षेत्र में जितने भी विद्वान हैं उन सबको बुलाते हैं, और सबको बुला के बैठक कराते हैं, और उस बैठक में एकजुट होकर तय, क्योंकि देखो अलग अलग विद्वान अलग अलग जगह मौजूद है, और उनसे अगर कहें कि आप अपने अपने अलग अलग जगह मिलकर चीजों को लिखो तो वो क्लेश पैदा हो जाएगा, कंट्रोडक्शन पैदा हो, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, तो क्यों ना सबको एक ही जगह बुला लो। और जो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, साहित्य को भी बर्बाद करता है, धर्म को भी खत्म कर देता है। तो किसी ने कुछ कहा एक ही भगवान के बारे में, किसी ने कुछ कहा एक ही भगवान के बारे में, किसी ने एक ही दर्शन पर क्या कर दिया, कुछ कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया राजा के बारे में। तो क्यों ना हम सबको एक ही जगह बुला लें और मिलकर यही लिखेंगे। और अगस्त ऋषि है ही हमारे पास इतने बड़े विद्वान,
तो सब ने मिलकर यह तय कर लिया कि चलो बैठक करते हैं, और इसी बैठक को संगम के नाम से जाना गया। आपको पता है संगम का मतलब, जैसे कि प्रयागराज, इलाहाबाद, आपको संगम, यहाँ नदियों का संगम, संगम मतलब मिलन। तो यहाँ विद्वानों की, तमिल विद्वान, तमिल साहित्य को लेखन करने के लिए तमिल विद्वान मौजूद होते हैं, तमिल कवि मौजूद होते हैं, वो सब मिलकर बैठक करते हैं। तो तमिल साहित्य का विकास करने के लिए हमें एक ऐसे साहित्य की रचना करना है ताकि उस साहित्य से, उस साहित्य की कहानियों से, उसमें लिखी गई लेखों से लोगों को पढ़कर लगे कि हाँ, इस संस्कृति के लोग इस क्षेत्र में रहते थे, और इसी संस्कृति के आधार पर अन्य संस्कृतियों को क्या मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। आज हमें मिलता है रामायण को पढ़ के, महाभारत को पढ़ के। बोलिए, आज रामायण जी आप पढ़ लीजिए, आपकी सभी समस्याओं का हल है। गीता पढ़ लीजिए, सभी समस्याओं का हल है। बोलिए, है कि नहीं? आज आप देखेंगे कि रामायण में सुंदरकांड में हम देखते हैं कि हनुमान जी से हम इतना सीखने को मिलता है कि अतुलित बलधामम अहम शैलावदेहम धनुष्मान कृष्णानु नाम ज्ञानी नाम गिरगण्यम। मतलब इतने विशालकाय, इतने बलशाली, परंतु देखिए कि बल की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, इसके बाद भी नम्रता, कि नम्रता कितनी है। वो राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि मैं आपसे कभी ऋण, मतलब आपका ऋण नहीं चुका सकता मैं। आप कम हमेशा, तब वो हनुमान जी की ऐसी बातें कर रहे हो कि हमारे पास जो बल है वो आप ही के प्रताप से, आपके आशीर्वाद से है, और पैरों में गिर जाते हैं। हनुमान जी कैसी बात कर रहे हो। और आज हम देखते हैं कि लोगों को थोड़ा बहुत क्या ज्ञान प्राप्त हो जाता है, थोड़ा बहुत पैसा क्या आ जाता है, और थोड़ी बहुत कुछ प्राप्त पद प्रतिष्ठा, तो वो इतने अहंकार में डूब जाते हैं। हनुमान जी से लोगों को सीखना चाहिए कि बुद्धि विवेक। अरे एक बार में लंका को पूरे को ध्वस्त कर दिए, सोचिए, एक छलांग में पूरे समुद्र को लांग दिए, एक मुक्का में सबसे अच्छी जो बलशाली राक्षसियां थी उनको निपटा दिया। इतने भाई साहब बलशाली, और कह रहे हैं कि साहब हमारा तो कुछ भी नहीं है, ना हमने लंका जलाई, ना हमारे पास बल है, हम तो साहब सामान्य लोग हैं, आप ही के प्रभाव प्रभु, आपके प्रताप से। और आज है कि किसी को थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, घमंड चरम पर। सोचो, आप सोचना चाहिए। ये हमारे मार्गदर्शक ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना चाहिए। आज इन्हीं का तो अभाव है घर में, किन्हीं को नहीं पढ़ा जाता, तभी तो कलेश है। चलिए आइएगा, तो इन्होंने मिलकर वही काम किया कि हम क्या करते हैं, मिलकर तमिल साहित्य की रचना करते हैं। तो यहाँ संगम मतलब बैठक हुई तमिल, और प्रथम बैठक कहाँ हुई, मदुरई में, और अगस्त ऋषि यहाँ मौजूद ही थे, अध्यक्षता की उन्होंने। तो संगम काल संस्कृति का मतलब है जहाँ संगम कालीन साहित्य, जहाँ मिलकर जो साहित्य लिखा गया, तमिल विद्वानों ने मिलकर जो साहित्य लिखा गया, उसी साहित्य में जो रीति रिवाज दिए हैं, उसी साहित्य में जो गुण दिए हैं कि इस क्षेत्र में चोल चिर पांड्य राजा रहते थे, वो राजा ऐसे थे, उनमें पत्नी पूजा की जाती थी, उन ग्रंथों में ये है वो है। तो उसी आधार को हमने आधार मानकर, उसी ग्रंथों पर जो ग्रंथों में लिख, उन्हीं पर आधार मानकर हमने क्या कर लिया, उसको संस्कृति मान लिया, है ना। क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो विशेषताएं थी उसका इस साहित्य में उल्लेख किया है। ठीक है। प्रथम संगति मधुर अगस्त ऋषि, इसकी अपनी प्रथम संगति में खूब लेख लिखे गए, हजारों की संख्या में लेख लिखे गए, हजारों विद्वानों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया, परंतु इसमें लिखे गए लेखों का हमें अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि कहाँ चले गए ये लेख, है ना। दूसरी, कपाटपुरम, मदुरई के पास एक क्षेत्र था कपाटपुरम, वहां ऋषि अगस्त के साथ साथ उनके शिष्य थे तोलकापियर, और तोलकापियर ने एक ग्रंथ लिखा तमिल व्याकरण का, तोलकापियम लिखा, है कि नहीं। देखिए अब यहाँ ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पहला व्याकरण ग्रंथ इनके ऋषि अगस्त जी के शिष्य तोलकापियर ने तोलकापियम तमिल व्याकरण ग्रंथ लिखा। और तृतीय संगति कहाँ पर हुई, मदुरई में, और इसके अध्यक्ष थे नक्कीकर, और इसमें बड़े 8 ग्रंथों की क्या हुई, 8 ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें 8 ग्रंथों का संकलन हुआ, जिन्हें एक्सोतोगई के नाम से जाना जाता है। अब आइएगा इसके पश्चात, यहाँ अगर हम साहित्य देखें तो साहित्य की रचना 3 प्रकार से हमें देखने को मिलती है। एक तो महाकाव्य के स्तर पर, एक प्रवृत्ति के स्तर पर, एक जियोग्राफिकल स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर। तो जियोग्राफी के स्तर पर बात करें तो मैंने अभी बताया था कि विवाह पूर्व प्रेम रचनाएं हुई यहाँ पे, विवाह से पहले कैसे नायक और नायिका मिलते थे एक दूसरे से, तो उन रचनाओं को आधार क्या बनाया, पहाड़ी कुरुंजी, उन्हें कुरुंजी कहते हैं। कुरुंजी मतलब बिहार, पूछ लिया जाए कि कुरुंजी का संबंध लेखन के किस साहित्य से संदर्भ को निर्मित करता है, तो विवाह पूर्व जो प्रेम रचना है उसी क्या कहा गया, कुरुंजी। और दूसरी दीर्घ विरह, मतलब विरह दीर्घ विरह, तो आप ही बता दीजिए जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं तो उसको किस भौगोलिक क्षेत्र से इंगित करेंगे, बताइए, मरुंदनम, पल्लई से, पर किससे करें, पल्लई शुष्क क्षेत्र, मरु प्रदेश, मरुस्थल में नहीं कोई हो जाता, कई सालों तक मिलता नहीं है, बोलिए, रेगिस्तान में। वैसे ही दीर्घ विरह, अल्पकालीन विरह को इन्होंने बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, मुल्लई। जंगल में आदमी क्या हो जाता है, विरह में जंगल में चला गया, नायक नायिका किसमें चली गई, जंगल में, तो उसे मुल्लई क्या कहा है, मुल्लई। और
विवाह उपरांत, विवाह के बाद जो रचनाएं, विवाह के उपरांत प्रेम संबंधी जो रचनाएं कि भाई खेत, उस समय कृषि भूमि थी उनके पास, तो उसी को आधार बना कर लिखा मरुंदनम, है ना, नम भूमि कृषि भूमि। ये पति खेत पर काम कर रहा है, पत्नी उनसे क्या गई है, मिलने के लिए गई है सब्जी भाजी लेकर उसके पास, तो प्रेम संबंधी रचनाएं जो लिखी गई, तो ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर लिखी गई। अब इसके बाद प्रवृत्ति के आधार पर दो प्रवृत्तियां चलती थी यहाँ पर, मेलकर्णकु, कीलकर्णकु। मेलकंकु भी 18 है संख्या में, और कीलकंकु की भी संख्या 18 है। मेलकंकु का मतलब, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, मेलकंकु आगम और पुनम। मेलकंकु में क्या था, क्या है, मतलब क्या है इसमें, प्रेम, युद्ध के बाद राजाओं के प्रेम या युद्ध के बारे में, नायक नायिका के बारे में। परंतु याद रखना, जैसे ऋषि अगस्त्य यहाँ पर आते हैं, तो इनको जो अभी अच्छा चल रहा था इनका सब बढ़िया, कि प्रेम और युद्ध की कविताएं लिखी जा रही थी, आगम और पुरम लिखी जा रही थी मेलकंकु के तहत। परंतु इन्होंने कहा कि ये भैया कुछ नहीं, मोक्ष है जीवन का साधन है, और तुम ये ना, ये आख्यानात्मक जो लिख रहे हो उसको उपदेशात्मक बनाओ कि क्या होना चाहिए। तो कीलकंठकु में क्या है, क्या होना चाहिए, अर्थात इसमें मोक्ष, नैतिक उपदेश दिए गए हैं। तो इनकी अब अवधारणा, सोच बदल रही है। ऋषि अगस्त्य और ऋषि अगस्त्य आ रहे हैं, तो पूरी संस्कृति इनके उत्तर भारत से दक्षिण भारत आ रही है, तो उनको कहा जा रहा है तब तुम महाकाव्य भी लिखो, जैसे कि उत्तर भारत में लिखे गए महाभारत रामायण, तो इन्होंने महाकाव्य लिखना चालू कर दी। शीलपद विक्रम है, मणिमेखले है, जीवक चिंतकमणि है, जीवक चिंतामणि है, और ये महाकाव्य के बारे में इनको कहाँ से ये सब मिल रहा है, दक्षिण भारत में छोटी छोटी रचनाएं थी, मेलकंदकु, किल्लकंदकु या एक हो गए, अब ये बड़ी रचनाओं का विकास कर रहे हैं, बड़े महाग्रंथ। ये उत्तर भारत की संस्कृति का ही प्रभाव है यहाँ पर। और यहाँ ये पहले लिखते थे क्या है, पर अब कह रहे नहीं, क्या होना चाहिए, क्या जीवन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अर्थात होना ही होना, होने के बीच में उपदेशात्मक। यहाँ उपनिषद ये चिंतन दर्शन नजर आएगा आपको इन रचनाओं में। तो मतलब ये मोक्ष वगैरह की, ईश्वर की अवधारणा, नरक की अवधारणा, और व्यक्ति को मोक्ष के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए, तो ये प्रवृत्तियां उत्तर भारत से कहाँ रही, दक्षिण भारत में, बोलिए। ठीक है, और महाकाव्य की बात करें तो यहाँ तीन बड़े, 5 वैसे महाकाव्य नजर आते हैं, पर 3 बड़े महाकाव्य यहाँ पर आपको दिमाग में रखने, शीलपदिक्रम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। पहले हम शीलपदिक्रम की रचना कर लेते हैं। शीलपदिक्रम की बात करें तो उसे तमिल क्षेत्र का राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है, और इसके रचनाकार है इलंगो आदिकल। इलंगो आदिकल ने यहाँ पर 2 लोगों की, इसमें एक प्रेम संबंधी कहानी है नायक और नायिका की, और उसमें हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। और इसमें कहा गया है कि कन्नगी और कोवलन 2 लोग थे, जहाँ कन्नगी पत्नी के रूप में और कोवलन एक व्यापारी के रूप में उसका पति था। दोनों बहुत बढ़िया तरीके से अपना जीवन जिया करते थे। परंतु कोवलन अचानक से एक नर्तकी के यहाँ जाने लगता है। नर्तकी मतलब उस समय डांसर हुआ करती थी, उसके पास जाने लगता है, माधवी नामक नर्तकी, और वो सब कुछ माधवी उसका लूट लेती है। जब लुटपुट के अपने पास आता है, तो कन्नगी तो परेशान पहले से ही थी। अब कोई महिला थोड़ी चाहेगी, कोई पत्नी थोड़ी चाहेगी कि उसका पति किसी ऐसी महिला के पास जाए, डांसर के पास जाओ, पूरा पैसा लौटा दे और घर बिल्कुल ना देखे, और उसकी पत्नी की बिल्कुल केयर ना करे। तो कन्नगी तो दुखी थी बेचारी, और वो जाता था माधवी नामक नर्तकी के पास, और उस माधवी नामक नर्तकी ने उसका सब कुछ लूट लिया। अब लुटा पटा के बैठे कोबलन आए कन्नगी के पास। कन्नगी ने सोचिए, अभी भी सहायता की। कन्नगी ने बोला तुम दुखी मत बनाओ, हम यहाँ से चलते हैं मदुरई। वो मदुरई जाते हैं, और मदुरई में कन्नगी कहती है कि तुम चंद, मेरे पास पायल है ना, बहुत अच्छी सुंदर सी पायल थी, जिसे एक जो ये पायल निर्माता है उसने इसको बनाया था, है ना। तो वो कहती है कि इस पायल को आप बेचकर कुछ पैसे लेकर और अपना व्यापार फिर से चालू करो। और ऐसा ही करने के लिए जब कोवलन उस पायल को लेकर उसका पति बाजार में जाता है, तो उसे जो राजा के सैनिक है वो उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में कोइंसिडेंट ऐसा होता है कि उसी टाइम पीरियड में राजा की जो पत्नी थी रानी, उसकी भी सेम टू यू पायल क्या हुई थी, खोई हुई थी। तो सेम टू यू पायल खोई हुई थी, तो राजा के सैनिकों को लगता है कि इसने चोरी की है कि नहीं, क्योंकि एक जो निर्माता है, पायल निर्माता, जिसने व्यापारी ने पायल बनाई है, उसने ऐसी 2 जोड़ी पायल बनाई थी। तो एक तो कन्नगी के पास थी, एक रानी के पास थी, और सेम टू जब पायल पता चली कि नहीं ये बेचने आया, अब पकड़ में आ गया, और पकड़ के उसे राजा के पास, राजा ने बिना सुने उसे फांसी दे दी। अब कन्नगी का दिमाग खराब किया, ये कहाँ चला गया भाई, पति कोवलन को ढूंढते ढूंढते दूसरी पायल लेकर अपनी आई, तो बताया गया कि वो राजा के सैनिक उसे पकड़ ले गए। वो राजा के पास गई, राजा का दिमाग खराब। राजा ने कहा जब मैं आपको बकायदा बताऊंगा चेल चोर पंड, तब उन राजाओं का नाम भी बताऊंगा, किस राजा के पास गई, किस राजा ने फांसी दी, है ना, और किस राजा ने पत्नी पूजा करवाई, है ना। तो आज मैं सिर्फ इतना इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर राजा के तरफ आपका पूरा ध्यान चला जाएगा, कहानी पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब कन्नगी उस राजा के पास गई, राजा से कहने लगी कि भाई आपने तो ये गलत किया, देखो मेरे पास एक पायल है, ये तो मेरी पायल थी। तो राजा का भी दिमाग खराब, राजा भी खुद इस
अन्याय हो गया राजा से, तो राजा भी मर गए। अब वो क्या करे करने की, पत्नी वियोग में थी, फिर पत्नी से अब पति वियोग में थी, और अब बड़ी मतलब अपनी पत्नी से क्या करती थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अब वो चली जाती है, एक पहाड़ पर खड़ी हो जाती है और वहाँ जोर जोर से रोने लगती है कि नहीं। और इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि उसमें उसके शरीर में आग लग जाती है आज भी उस पहाड़ पर, और वो भी जलकर राख हो जाती है इस ग्रह की अग्नि में। और आखिरकार इस स्थान पर आज भी पत्नी पूजा प्रचलित है, करने की पूजा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ यह ग्रंथ शीलपदिक्रम ग्रंथ खत्म होता है, वहीं से दूसरा ग्रंथ चालू होता है। इसी की समाप्ति से प्रारंभ होता है मणिमेखले। कौन? मणिमेखले। और मणिमेखले जो माधवी नामक नर्तकी है उसी की बेटी है, और उसकी बेटी का मणिमेखले का प्रेम प्रसंग होता है उदयन व्यक्ति के साथ। और वो जब उसकी माँ बताती है कि भाई मेरा ऐसा प्रेम प्रसंग था के साथ, उसका तो पूरा घर ही निपट गया। तो मणिमेखले की जो माँ है जब उसको बताती है कि इसके कारण ऐसे सब हुआ, तो उस समय उसकी जो बेटी है माधवी की नर्तकी की मणिमेखले, वो क्या करती है, सब कुछ त्याग देती है और बुद्ध धर्म की शरण में चली जाती है, बुद्ध धर्म को अपना लेती है। जीवक चिंतामणि एक युद्धक ग्रंथ है, इसमें शीतलेश सतनाथ ने लिखा है। और इस ग्रंथ में एक योद्धा है जीवक, जो जितनी बार युद्ध करता है और युद्ध जीतने के पश्चात वो एक नया विवाह कर लेता है, जैन धर्म का अनुयायी है वो। तो ये तीनों ग्रंथ आपको दिमाग में होना चाहिए, जिसका संबंध दक्षिण भारत की संस्कृति से है। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बोलो। और याद रखें, यहाँ पर मैं एक बार और इसको फिनिश करके आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ पूरा, ताकि आप किसी प्रकार से आप भूलें नहीं। मैं एक पूरा चार्ट आपको फ्लो चार्ट बना के यहाँ इसलिए लिख देता हूँ ताकि टाइम की भी बचत होती है, और साथ में आपको लंबे समय तक आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद करके रख सकते हैं। आपको जब भी प्रारंभिक परीक्षा या कोई परीक्षा देने जानी हो तो आप परेशान ना हो, तुरंत एक बार इस इमेज से देख लें। तो याद रखें, संगम कालीन संस्कृति का विकास अगर देखें तो कब से कब तक हुआ, आप सबको पता है 300 BC से 300 AD। और इसकी पृष्ठभूमि आप सबको पता है कि पहले पाषाण काल इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है ना, और पाषाण काल के पास यहाँ महापाषाण कालीन संस्कृति आई, और महापाषाण कालीन संस्कृति के पश्चात ही यहाँ पर कृषि अधिशेष नजर आएगा। और इसी कृषि अधिशेष ने ही यहाँ पर एक मुखिया मतलब किसी भूमि के मुखिया के रूप में यहाँ डेवलपमेंट लोग नजर आएंगे। और यही आगे चलकर यही मुखिया क्या करेगा, एक राजनीतिक सत्ता की स्थापना करेगा, राजनीतिक यूनिट की स्थापना करेगा, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं, चेर चोल, और बच्चों किसके रूप में जानते हैं, पांड्य के रूप में जानते हैं। तो चेर चोर पांड्य में पांड्यों के संरक्षण में क्या हुआ था, संगति हुई थी, है ना, संगति। इसी संगति को हम क्या कहते हैं, संगम। और इसी संगम में क्या लिखे गए, साहित्य, पैटर्न। इसी संगम में क्या लिखे गए, साहित्य। और इसी साहित्य से हमें संस्कृति की जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसे संगमकालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। क्योंकि संगति को संगम इसलिए कहा गया क्योंकि तमिल विद्वानों इन्हें एक साथ बैठकर यहाँ पर क्या किया था, तमिल साहित्य की रचना की थी। और संगमकालीन संस्कृति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर अलग चर्चा करेंगे। उनके बकायदा 3 संगम जो हुए उन पर हमने चर्चा कर ली, जो साहित्य लिखा गया उस पर चर्चा कर ली कि भाई शीलपदिक्रम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि जैसे साहित्य लिखे गए है कि नहीं। और बकायदा मेलकंद को खिलकंद को जैसे साहित्य लेट तो गए लिखी गई है कि नहीं। 3 संगम हुए, इस पर भी चर्चा कर ली। पहले संगम में अगस्त्य ऋषि, दूसरे संगम में भी अगस्त्य ऋषि उनका जो शिष्य है तोल्कापियर, और तीसरे संगम की अध्यक्षता बाकायदा नक्की करने की। पहले और अंतिम संगम जो थे, पहले और तीसरे संगम वो मदुरई में हुए, और दूसरा संगम कहाँ पर हुआ, कपाटपुरम में हुआ, है ना। तो आप सबको संगमकालीन संस्कृति समझ में आई होगी, मैं इस प्रकार की आशा करता हूँ। और अगली क्लास में हम उनके द्वारा संगमकालीन जितने भी राजा हैं, चोल, चेर, पांड, चेर वंश में कौन हुआ, चोल वंश में कौन हुआ, पांड। और इन राजाओं ने जो संगमकालीन साहित्य में अपने बारे में लिखा है ना, आप सोचकर ही थक जाएंगे। एक राजा कहता है मैंने हिमालय तक अपना विस्तार किया, हिमालय पर ही कब्जा कर लिया। एक राजा कहता है कि समुद्र मेरे कारण पीछे हट गया। अरे भैया, अतिशयोक्ति अलंकार में इन्होंने काम किया। एक राजा कहता है कि मैंने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो मैंने महाभोज दिया था, है ना। अब महाभारत का युद्ध कहाँ चल रहा है भैया, उत्तर भारत में, तुम दक्षिण भारत में बैठे हो। बहुत ऐसा खतरनाक लिखवाया, समुद्रगुप्त ने नहीं लिखवाया। समुद्रगुप्त
के दरबार में हरिश्चंद्र रहता था, उसने प्रयाग प्रशस्ति में लिख रहा है धरणी बंद, मतलब उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। अरे प्रभु, मतलब भाई राजा के दरबार में अगर कोई लिख रहा है तो बहुत ही संयुक्तपूर्ण तरीके से लिखी गई ताकि राजा प्रसन्न रहे, नहीं तो पता चले कि राजा ने गला काट दिया है कि नहीं। जैसे कि मैं एक बार की बात बताता हूँ कि अकबर के दरबार में बीरबल की हमेशा परीक्षा ली जाती थी, बीरबल से सब लोग चिढ़ते थे। और एक बार की बात है कि अकबर के दरबार में एक व्यक्ति ने बीरबल को चुनौती दे दी, कहा कि ये बीरबल ये बता दे महाराज कि इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है। बीरबल का दिमाग खराब, बीरबल ने बोला कि 1-2 दिन का समय दे दो महाराज, मैं बता दूंगा। कि बिल्कुल। आ गया बीरबल 1-2 दिन बाद और अकबर के सामने खड़ा हो गया, और अकबर के सामने खड़े होकर बोलता है कि ये जो व्यक्ति ने मेरे प्रश्न पूछा है कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो बीरबल ने कहा इनके मन में चल रहा है कि इस समय मेरे राजा अकबर, मेरे जो महानतम राजा अकबर, उनकी बरकत हो, उनके साम्राज्य का विस्तार हो, उन पर ईश्वर की कृपा हो, वो आगे बढ़े। और आप पूछ लीजिए अगर इनके मन में ऐसा नहीं चल रहा हो तो। अकबर ने बोला क्या ऐसा ही चल रहा है कि अकबर के प्रति, मेरे प्रति आपके मन में, अब भाई अब भाई साहब राजा के दरबार में कुछ विरोध में बोलते थे, इतने में तो उन्होंने बोला हाँ यही चल रहा है मेरे मन में तो यही चल रहा है कि आपकी बरकत हो। बोलो तो राज दरबार में जो राजा है उसके नियंत्रण में अगर क्रियाएं चल रही हैं तो भाई साहब उस समय लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र में तो लोग मुंह खोलने से डरते हैं, तो राजा के तंत्र में तो और कितना दबाव रहता होगा लोगों के ऊपर। तो साहित्य की रचना कहीं ना कहीं राजाओं के दबाव में की जाती थी। तो एक साहित्य की सीमा है, ये है ना, लिमिटेशन है कि साहित्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं लिखा जा रहा, जिसमें राजाओं के बारे में लिखा जा रहा है तो बहुत ही संयुक्तपूर्ण तरीके से हमें देखने को मिलेगा। चोल चेर पांड्य के राजाओं के, जिसमें नैंडोजिलियन है, सैनगुट्ट बने, करिकाल है, ये प्रमुख राजा है ना, जिन्होंने एलंगो आदि कल है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आपको संगमकालीन संस्कृति के बारे में जानकर कैसा लगा, आपको पढ़कर समझ में आया कि नहीं आया मेरी वीडियो लेक्चर से। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।